हायर परचेज नाम का एक टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, केवल प्राची आई थी और कोई नहीं आया था, तो वो थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। दो चैप्टर रह गए हैं आपके। हायर परचेज का एक टॉपिक है और एक ब्रांच अकाउंट का टॉपिक है, ठीक है। हायर परचेज होता है कि जो आपका इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, एक्चुअली में हायर परचेज वैसा कुछ होता है कि आप कोई एसेट बाय करते हो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। उसकी कुछ पेमेंट डाउन पेमेंट कर देते हो, बाकी की ईएमआई बना लेते हो। जैसे आपने कोई कार परचेज की है या बाइक परचेज की है, तो उसकी आपने कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट आपने डाउन पेमेंट कर दी है। बाकी आपने जो है वो पूरी इंस्टॉलमेंट बना दी है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो उसे हम हायर परचेज कहते हैं, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट प्लान अलग होता है जो आप लोग नॉर्मल देखते हो, और ये हायर परचेज का प्रोसेस अलग होता है। हायर परचेज एक सिस्टम होता है कि आपने कोई सामान, कोई एसेट, कोई गुड्स, कुछ भी खरीदा है। जैसे आपकी दुकान है, आपने सामान बेचने के लिए सामान खरीदा है, तो उसको गुड्स कहते हैं। और आप अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, तो उसे आप एसेट कहते हैं, फिक्स एसेट, ठीक है। तो आपने कोई भी चीज परचेज की हो, आपने अगर उसको ऐसे पे मतलब पे किया है कि आपने 10 लाख की आइटम खरीदी है, 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया है और 8 लाख रुपए की किस्त बना दी है। अब उस 8 लाख रुपए पे इंटरेस्ट बनेगा हर ईएमआई पे। कोई भी इंटरेस्ट होगा, 10%, 9%, 8%, 2%, 3%, तो वो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो वो आपकी 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में शायद किस्त निपटेगी, या 10 साल में निपटेगी, या 2 साल में निपटेगी। तो ये हायर परचेज सिस्टम होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट प्लान भी ऐसी होता है। इंस्टॉलमेंट प्लान अलग है, हायर परचेज का प्लान अलग है। हायर परचेज पूरी तरह से इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं होता है। जैसे आपने एक फोन बाय किया ईएमआई पे, नो जीरो कॉस्ट ईएमआई करके होता है। ईएमआई पे आपने फोन बाय किया है, उसकी 1 साल की या 2 साल की किस्त बनी है और आपका फोन की किस्त कंप्लीट हो गई, या 7-8 किस्त में कंप्लीट हो गई, उसे प्योरली इंस्टॉलमेंट प्लान बोलो। वो हायर परचेज प्लान नहीं है। क्योंकि फर्क है, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में क्या फर्क है, कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है। हायर परचेज में जब तक लास्ट ईएमआई कंप्लीट नहीं होती, तब तक ऑनरशिप बायर के हाथ में नहीं आती। अगर किसी रीजन से वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता या बीच में पैसा पे नहीं कर पाता, तो उस केस में उससे एसेट वापस ले लिया जाए। ये हायर परचेज में होता है। इंस्टॉलमेंट में ये बिल्कुल माफ है। इंस्टॉलमेंट में ये चीज नहीं होती है। इंस्टॉलमेंट में आप उस फोन को, जो फोन आप बाय कर रहे हो इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे, आप फोन बिना किस्त चुकाए पूरी आप आगे बेच भी सकते हो, क्योंकि आपको पहले दिन ही ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है। इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज को डिफरेंस समझना हो तो यही एक डिफरेंस है जो आप समझ सकते हो, कि इंस्टॉलमेंट बिल्कुल अलग है। इंस्टॉलमेंट प्लान हायर परचेज प्लान नहीं है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट की जैसा जरूर है, लेकिन इंस्टॉलमेंट अलग प्रोसेस होता है, हायर परचेज सिस्टम एक अलग प्रोसेस होता है। हायर परचेज सिस्टम में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाती है। उसमें ये रहता है कि मतलब आखिरी तक, जब तक वो पैसा नहीं चुका पा रहा है, अगर उसने पैसा चुकाना बंद कर दिया, तो वो गुड्स, वो एसेट उससे वापस ले लिया जाएगा, ऐसा। लेकिन इंस्टॉलमेंट प्लान में क्या होता है कि हमने कोई फोन बाय किया और उसकी 2 साल की किस्त बनी, 1 साल की किस्त मैंने चुकाई है, और 1 साल बाद मैंने फोन किसी और को सेल कर दिया, कर सकते हैं। तो ऑनरशिप का मतलब क्या है? उसकी हकदारी हमारे पास आ गई है, अब हम उसको तोड़े फोड़े, आगे बेचे, कुछ भी करें। ये हायर परचेज में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। ये डिफरेंस है एक, ठीक है। हायर परचेज और ईएमआई में फर्क पता है क्या होता है? ईएमआई में बीच में फाइनेंस की ऑर्गेनाइजेशन अटैच होती है। जैसे आपने एप्पल का आईफोन किसी हॉटस्पॉट स्टोर से खरीदा,
तो वो हॉटस्पॉट स्टोर कह रहा है आपकी ईएमआई बन जाएगी, जीरो कॉस्ट नो कॉस्ट ईएमआई बन जाएगी आपकी बजाज के कार्ड से। तो आपने बजाज से फाइनेंस करा है, बजाज फाइनेंस क्या करेगा, फोन मान लो वो 1 लाख की कीमत का है, तो बजाज फाइनेंस 1 लाख रुपए हमारे बिहाफ पे उस हॉटस्पॉट सेंटर को दे देगा। उसको पैसे पहले दिन ही मिल जाएंगे। हमारी ईएमआई बजाज के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू बनी है, तो हमसे पैसा कौन वसूलेगा, बजाज फाइनेंस। मतलब अब हॉटस्पॉट हमारा कोई लिंक नहीं है। तो जिससे मैंने फोन खरीदा हॉटस्पॉट स्टोर से या सैमसंग के स्टोर से, वो मुझे कभी मेरे घर में पैसा मांगने नहीं आएंगे। बजाज फाइनेंस वाले हैं जो पैसा मांगने आए, कॉल कर करके तंग करेंगे, आपकी ईएमआई नहीं कटी, आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, ये सब। लेकिन एक और मतलब इसी केस में बजाज फाइनेंस भी आपसे एसेट नहीं ले सकता। वो सिर्फ आपका क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर सकता है, आपको आगे लोन मिलने में दिक्कत आएगी, ये हो सकता है। बाकी कुछ बजाज फाइनेंस वाले कुछ नहीं कर सकते अब, अगर आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो। बस आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा लेवल पे खराब हो जाएगा, आगे आप कोई बाय ही नहीं कर पाओगे चीजें। तो ये रहता है फाइनेंस वाले, जब हम किसी से फाइनेंस कराते हैं और ईएमआई पे कराते हैं, इंटरेस्ट तो उसमें भी चार्ज होता है, ईएमआई उसमें भी बनती है मंथली, सब कुछ उसमें होता है। इंस्टॉलमेंट प्लान में हायर परचेज जैसा ही दिखता है, लेकिन उसमें हकदारी यानी ऑनरशिप एसेट की पहले ही बायर को ट्रांसफर हो जाती है। तो बीच में जो फाइनेंस करवाता है वो बीच के मीडिएटर होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो होती है, या ये तुम्हारे क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड से पैसे पे किए हैं, तो जिसको पे किए हैं उसको पहले दिन ही चले गए क्रेडिट कार्ड से, आपके तो क्रेडिट कार्ड वालों के साथ ईएमआई बनी है अलग से। जिस जगह से आपने एसेट बाय किया है उसको तो पहले दिन ही पैसे चले गए, वो निपट चुका है आपसे, आप एज अ सेलर। ये होता है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज में हम मतलब प्रॉपर एक जो परचेज है एग्रीमेंट बनाते हैं, और प्रॉपर इंस्टॉलमेंट प्लान की तरह होता है, वो इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं होता है। इसको समझना इजी वे में तो ये है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, द परचेजर यानी बायर मे आइदर मेक द फुल पेमेंट एट वन टाइम और मे डेफर द पेमेंट। मतलब अगर कोई भी सामान बेचा जाता है दुनिया में, तो या तो वो फुल पेमेंट एक साथ हो जाती है या ईएमआई बन जाती है। ईएमआई को ये डेफर बोलते हैं। डेफर मतलब कि आप डिफरेंस कर करके पेमेंट करते हो, तोड़ तोड़ के पेमेंट करते हो, उसे डेफर पेमेंट कहते हैं। व्हेन द पेमेंट इज डेफर्ड, द अमाउंट में बी पेड इन मंथली, क्वार्टरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। तो व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज पेड बाय इंस्टॉलमेंट, तो टोटल अमाउंट पेड इज हायर देन द एक्चुअल प्राइस, कैश प्राइस। अब इसमें वर्ड्स का ध्यान रखना है, ये जो कैश प्राइस है एक, और हायर परचेज प्राइस है, ये वर्ड याद रखना है आपको। हायर परचेज सिस्टम में, हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जितने का हमें बोला गया था डाउन पेमेंट आप अगर एक साथ कर दोगे तो इतने रुपए का आपको वो फोन पड़ेगा, उसे कैश प्राइस कहते हैं। कैश प्राइस ही तो हुआ, वरना आपने उधार कर दिया ना। कैश प्राइस होता है आपने इतने रुपए का फोन खरीदा, अगर आप हैंड टू हैंड पैसा पे कर देते तो आपको ये 1 लाख रुपए का पड़ता। अब क्योंकि आपने ईएमआई बना ली, तो शायद ये 1,12,000 का हो गया हो, क्योंकि ईएमआई पे वो भी गई किस्त, मतलब जो इंटरेस्ट जाता है, तो वो चार्जेस और इंटरेस्ट भी लगे, तो वो कैश प्राइस कितना माना गया, 1 लाख। तो ये वर्ड याद रखना है। तो ये क्या कह रहा है, जब आप इंस्टॉलमेंट करवा देते हो ना, तो टोटल अमाउंट जो आपने पे किया इंस्टॉलमेंट पे, वो आपके कैश प्राइस से ज्यादा पड़ा। ऑब्वियसली ज्यादा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा थोड़ा सा। द एक्सेस प्राइस क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। द एक्सेस प्राइस जो होगा वो इंटरेस्ट कहलाएगा। एंड द रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होगा कि आप पे कर पाओगे नहीं पे कर पाओगे। दिस अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट इज बेनिफिशियल टू बोथ द सेलर और बायर। ये बायर और सेलर दोनों के लिए बेनिफिशियल का पॉइंट है। अगर इंस्टॉलमेंट पे कराते हो, सेलर का क्या बेनिफिट है, उसको 1 लाख की जगह 1,12,000 आएगा, वो इंटरेस्ट लगाएगा आपसे। बायर को क्या वो है, फायदा क्या है, बायर को बेनिफिट है कि वो महंगे से महंगा सामान इजीली खरीद सकता है, क्योंकि ईएमआई देनी है, आज सिर्फ 4,000 रुपए देने हैं, लाखों की चीज खरीदी है सिर्फ 4,000 रुपए देने हैं, तो वो बायर जो है वो उसके लिए भी फायदा। द सेलर इज एबल टू सेल मोर गुड्स टू द बायर एंड द बायर कैन बाय एक्सपेंसिव आइटम्स with his limited resources। तो देयर आर टू सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पार्ट पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं, पहला हायर परचेज सिस्टम और दूसरा इंस्टॉलमेंट प्लानिंग, मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको लगेगा हायर परचेज ही आपका इंस्टॉलमेंट है, नहीं, इंस्टॉलमेंट अलग चीज होती है, हायर परचेज अलग होता है। और डिफ्रेंशिएट करना हो तो ये समझ सकते हो, हायर परचेज ना बड़ी बड़ी मशीनों में काफी लैक्स के अमाउंट में चलता है, छोटी मोटी पेमेंट में हायर परचेज नहीं चलता है। मतलब छोटी मोटी पेमेंट मतलब अप टू 4-5 लाख ऐसे पेमेंट्स में हायर परचेज नहीं चलता है, इंस्टॉलमेंट प्लान ही चलता है। जैसे आप फोन खरीदते हो, हायर परचेज पे नहीं होता फोन, वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे होता है।
ठीक है, जब आप कोई बाइक खरीदते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, या कोई और आगे सिस्टम खरीदते हो, वो शायद हायर परचेज पे हो सकता है। जो मशीनें कंपनी यूज करती है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़े बड़ी क्रेन, बड़े बड़ी मशीन यूज करती है, वो हायर परचेज सिस्टम पे होता है। ये उसके एग्रीमेंट के बारे में इसका थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये नया चैप्टर है आप लोग के बीसीए में, ये नया चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर्स जो अभी तक पढ़े आपने, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर को छोड़ के, बाकी जितने भी चैप्टर्स पढ़े, बीआरएस पढ़ा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कैश बुक पढ़ा आपने, जर्नल लेजर पढ़ा आपने, फाइनल अकाउंट पढ़ा, ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, डेप्रिसिएशन है, ये सब पहले से चलता आ रहा है। मतलब 15-20 साल पुराना सिलेबस में भी था, जो सेकंड सेम में अकाउंट्स आता था पुराने ओल्ड सिलेबस में। नए सिलेबस में मतलब 2 चैप्टर नए डाले स्पेशली। वैसे ग्रेजुएशन में 4 चैप्टर नए आते हैं, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, और अब ये नए आए हैं, हायर परचेज और ब्रांच अकाउंटिंग। 2 साल पहले जो कोर्स अपडेट हुआ है, ये दोनों नए हैं। तो इससे थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, जो चीज नई होती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग ज्यादा की जाती है। तो इसका थ्योरी भी आप याद रखिए, हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट प्लान में लाइन ड्रॉ करके डिफरेंस आ सकता है। तो वो डिफरेंस आपको 4-5 लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, बना बना के कर देना। और हायर परचेज सिस्टम का मतलब समझाओ, और आप एग्रीमेंट का नेचर समझाओ, तो वो समझा सकते हो। एग्रीमेंट होता है मतलब एग्रीमेंट में सब कुछ बातें लिखी होनी चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? द डिलीवरी ऑफ द गुड्स विल बी गिवन टू द ऑनर ऑफ गुड्स टू द हायर परचेजर। डिलीवरी दे दिया जाएगी हायर परचेजर परचेजिंग के टाइम पे, ठीक है, लेकिन ऑनरशिप नहीं दी जाएगी। पेमेंट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ये सब बातें उस पर लिखी होती है एग्रीमेंट पे। पेमेंट जो होगी वो इंस्टॉलमेंट पे होगी आपकी। ईच इंस्टॉलमेंट विल बी ट्रीटेड एज हायर चार्जेस। ईच इंस्टॉलमेंट को हम हायर चार्ज कहते हैं। ये हायर चार्ज इसलिए बोला जाता है कि हर इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ के है, मतलब ईएमआई में वो लग रही है, इंटरेस्ट चार्जेस लग रहे हैं। दैट इफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट इवन द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज मेड, द सेलर विल बी एंटाइटल्ड टू अवे द गुड्स, टेक अवे द गुड्स विदाउट कंपनसेटिंग द हायर परचेजर इन एनी फॉर्म। अगर ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता परचेजर, उसको हायरर भी कहते हैं। हायर परचेजर को हायरर भी कहते हैं, जिसने हायर किया है सामान। तो हायर परचेज में क्या है कि सामान उसने ले लिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो कभी भी जो बायर है वो उससे कभी भी गुड्स वापस ले सकता है बिना कुछ कंपनसेट किए, ऐसा कह रहा है ये। चौथी बात, इफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एंड द अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड, देन ओनली द ओनरशिप ऑफ गुड्स विल बी पास टू द बायर। तभी ऑनरशिप जो है वो बायर को पास कर दी जाएगी। ये 4 बातें एग्रीमेंट पे लिखी जाती हैं। और एग्रीमेंट का कोई आपको नेचर वगैरह पूछे तो आएगा नीचे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, परचेज एग्रीमेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। इट मस्ट बी रिटन एंड मस्ट बी साइन बाय ऑल पार्टीज। सारी पार्टीज मतलब हायरर हो गया, बायर हो गया, सेलर हो गया, उनके थ्रू साइन होने चाहिए। ये जो हायर परचेज एक्ट बनाया गया लॉ के अंदर, वो 1972 में बनाया गया था, सेक्शन नंबर 4 के तहत। एग्रीमेंट में ये 4-5 बातें लिखी होनी, जैसे परचेज प्राइस लिखा होना चाहिए था, उसमें होना चाहिए। इंस्टॉलमेंट प्लान लिखा होना चाहिए। कैश प्राइस ऑफ द गुड्स लिखा होना चाहिए कि कैश प्राइस इतना था, इंस्टॉलमेंट पे इतना बन रहा है। डेट लिखी होनी चाहिए, कब एग्रीमेंट बना है, कब खत्म होगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिखी होनी चाहिए, ये सब बातें लिखी होनी चाहिए। हायरर के राइट्स क्या होते हैं? हायरर के राइट्स होते हैं कि वो सामान को इस्तेमाल कर सकता है। ये मतलब हायरर है, मतलब सेलर के तो राइट्स है कि कभी भी वो वापस ले सकता है स्टॉक। ऐसे हायरर, जो हायरर है उसके भी राइट्स है कि वो अपनी पेमेंट, पार्ट पेमेंट कर सकता है। अच्छा, इसका ये भी राइट है कि अगर इससे गुड्स वापस लिए जा रहे हो तो बिना एकदम से नहीं लिए जा सकते, बिना नोटिस के नहीं लिए जा सकते। एक लीगल नोटिस प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, 2 या 3 बार आपको नोटिस देना पड़ता है कि आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट में दिक्कत कर रहे हो। अगर आप इंस्टॉलमेंट में दिक्कत करोगे तो हम आपका सामान इतनी डेट से के बाद ले जाएंगे। ये आपको पहले नोटिस देना पड़ता है सेलर को। तो ये हायरर का यानी बायर का राइट है कि मुझे पहले नोटिस दिया जाए मेरा सामान उठाने से पहले। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। इंस्टॉलमेंट का उसको याद दिलाना होगा, ये इसका खुद का वो है, मतलब जो राइट है। ठीक है, तो अब इसका जो तरीका है वो क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में उसका रेट ऑफ परसेंटेज का निकालने का तरीका, वो एक इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ये इलस्ट्रेशन है, कहता है ए लिमिटेड परचेज करता है एक मशीन ऑन हायर परचेज। ए लिमिटेड जेड लिमिटेड से मशीन परचेज करता है। जेड लिमिटेड आपका सेलर हुआ, ए लिमिटेड आपका हायरर यानी बायर। ठीक है, तो ए लिमिटेड मशीन खरीदता है जनवरी 1 2016 को, पेइंग बाय 8,000 इमिडिएटली। 8,000 तो वो इमिडिएटली पे कर देता है आज की डेट में, मतलब 8,000 की मशीन नहीं है, अभी आगे पढ़ते हैं। 8,000 अभी अभी पे कर देता है।
एंड अग्रीइंग टू पे द 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 8,000 ईच। 3 पेमेंट आपकी एनुअली जाएगी 8,000 3 बार। तो टोटल मशीन का प्राइस कितना हो गया यहां से यहां तक? 30,000 रुपए की मशीन पड़ी उसको। ठीक है, तो ये वाली बात है। दिसंबर 31 को हर साल वो पेमेंट देगा, ये बात लिखी हुई है। वैसे मशीन का जो प्राइस था, अगर वो कैश पे कर देता तो एक्चुअल कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 29,800, यानी उसको 32,000 माइनस 29,800 जो बचा अमाउंट, वो उसका इंटरेस्ट बना। ठीक है, द वेंडर चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम। ये भी बता रहा अलग से कि वेंडर 5% पर एनम चाहता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बायर टू द सेलर एवरी ईयर। अब ये जो छोटी सी लाइन है ना, इसको समझना है कि निकालना क्या है। आपको लगेगा इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट तो निकल गया। 32,000 माइनस 29,800, 2,200 रुपए बचे। 2,200 रुपए इंटरेस्ट हो गया, आंसर निकल गया। पर ये क्या कह रहा है, ये लास्ट 2 वर्ड पढ़ो, एवरी ईयर, उसको हर एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2,200 टोटल है, समझ गए हम। लेकिन 2,200 को 3 साल में कैसे दिया आपने? हर साल का इंटरेस्ट आपको निकालना है, एवरी ईयर अलग अलग, और हर साल का इंटरेस्ट बराबर नहीं होता है। अब इस हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट प्लानिंग सिस्टम और लोन सिस्टम, इनमें क्या तरीका होता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, कि इसमें क्या होता है, शुरू की इंस्टॉलमेंट्स में मैक्सिमम इंटरेस्ट ले लिया जाता है। तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट में सबसे हाई इंटरेस्ट जाता है। तो जैसे मान लो आपका 18,000 या 20,000 की किस्त बनती है महीने की, हर महीने की 20,000 की किस्त बनती है। लोन में भी इवन आपने कोई होम लोन लिया है, इसमें 20,000 रुपए हर महीने आपकी किस्त बनी है 10 साल तक की। ठीक है, कोई होम लोन लेने के ऊपर, तो आपकी 20,000 जो पेमेंट जा रही है, पहली 20,000, इनका बड़ा कैलकुलेशन होता है, हिसाब किताब। पहली 20,000 में ऐसा हो सकता है कि 10,000 रुपए या 8,000 रुपए सिर्फ पेमेंट हो जो जा रही हो, मतलब जो अमाउंट था एक्चुअल, और पूरा 12,000 तक 15,000 तक इंटरेस्ट गया है। ऐसा होगा कि मतलब 2 या 4,000 रुपए तो हमारी पेमेंट कटी है और मैक्सिमम अमाउंट इंटरेस्ट का गया है। तो मान लो पहला इंस्टॉलमेंट 20,000 में से मान लो 5,000 का मेन पेमेंट गया और 15,000 इंटरेस्ट वसूल लिया कंपनी ने हमें। अब अगले महीने भी हम 20,000 रुपए देंगे, लेकिन अगले महीने क्या करेगा, हमारा अमाउंट बढ़ा देगा। 7,000 हमसे पेमेंट होगी उसके अंदर, और फिर इंटरेस्ट का अमाउंट और कम कर देगा, 13,000 कर देगा। फिर उसके अगले महीने, तीसरे महीने, फिर इंटरेस्ट का अमाउंट कम कर देगा। तो ऐसे करते करते आपके लास्ट में इंटरेस्ट कम रहता है और जो मेन पेमेंट होती है वो ज्यादा जाती है। और पहले 2 साल 4 साल में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाता है। ये बहुत नॉर्मल है, लोन वालों से पूछना जिन्होंने लोन लिया है। लोन का कैलकुलेशन इससे होता है, जो पहले 2-3 साल होते हैं ये उसमें इंटरेस्ट वसूल लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने लोन लिया 20 लाख रुपए का या 10 लाख 20 लाख रुपए का लिया है, तो उसमें क्या होता है कि हम ये सोच रहे हैं 4-5 पेमेंट, 4-5 साल में, वैसे 10 साल का लोन है, लेकिन 4-5 साल में हम इसको पैसे इकट्ठा कर करके निपटा देंगे। तो आपको पड़ेगा उतना ही अमाउंट। आप सोचो कि हम 5 साल में अगर निपटा दे तो हमें इंटरेस्ट कम बचेगा, तो पहले 4 साल में इंटरेस्ट जा चुका होगा आपका, अब आप कुछ नहीं कर सकते। ये कंपनी का लॉजिक होता है जानबूझ के, वरना सब लोग ऐसे ही करा करेंगे कि वो कमेटी वमेटी सिस्टम होता है, जोड़ लिए पैसे साइड बाय साइड और फिर जाकर के सारे इकट्ठा उसमें कर दिए, पेमेंट कर दी। तो इंटरेस्ट तो पहले 2 साल में हैवी जा चुका होता है आपका। तो इससे आपको पेमेंट चाहे 10 साल में चुकाओ चाहे 4 साल में चुकाओ, उतनी ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही पड़ती है आप, ऐसा। तो यही बात इसमें भी, हायर परचेज में भी बतानी है कि हमको समझ में आ गया 5% इंटरेस्ट है, हमको समझ में आ गया 2,200 रुपए भी इंटरेस्ट है, हमें परसेंटेज भी पता चल गया, अमाउंट भी टोटल पता चल गया, 2,200 ही निकलेगा टोटल इंटरेस्ट। लेकिन 3 साल का अलग अलग है, पहले साल कुछ जाएगा 11-1200 रुपए, दूसरे साल का और कम होगा 800-700 रुपए, तीसरे साल का और कम होगा 300-400 रुपए, ये देखोगे आप उसमें। तो ये कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आप समझो इंटरेस्ट कैसे निकला। इंटरेस्ट अमाउंट यहां तक वो तो आपने अभी मुंह कर लिया। जो हायर परचेज प्राइस था टोटल, वो 32,000 रुपए निकला। हायर परचेज प्राइस हुआ जो हमने टोटल डाउन पेमेंट मिलाकर, इंस्टॉलमेंट मिलाकर हमें टोटल इतने का पड़ा, वो हायर परचेज प्राइस हुआ। और कैश प्राइस होता है जो आपको उतना पड़ता अगर आप वो पेमेंट हैंड टू हैंड कर देते तो कैश प्राइस है आपका 29,800 और 32,000 रुपए आपने हायर परचेज निकाल लिया। तो 32,000 को आप माइनस करो ये अपने 29,800 में, तो 2,200 रुपए इंटरेस्ट आया। अब आपको इतना पता चल गया कि 2,200 इंटरेस्ट है। यहां तक का क्लियर है, ठीक है।
अब आपको अलग अलग ईएमआई पे निकालना है, तो अलग अलग ईएमआई पे कैसे होगा? सबसे पहले देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ये कैसे करते हैं, ये इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है, अगर वो समझ जाओ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ये। जैसे हमारा टोटल, हमने हायर परचेज प्राइस कितना पड़ा, हमको हमें कितना पड़ा 32,000 का। उसमें से पहले ही दिन आपने डाउन पेमेंट कर दी थी 8,000 रुपए की। जो 8,000 रुपए आपने पेमेंट करी है वो माइनस करो आप। जो बैलेंस बचेगा आपका, मतलब जो कैश प्राइस बचता, जो उस कैश प्राइस का जो अमाउंट था उसमें से वो 8,000 पहली इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो, तो जो रिमेन बैलेंस बच गया आपको केवल उतने का इंटरेस्ट देना। 32,000 भी छोड़ो, आपको कैश प्राइस कितने का पड़ा था? 29,800। तो एक्चुअल मशीन 29,800 की थी ना, तो आपने डाउन पेमेंट तो 8,000 की कर दी थी। तो जो 2,200 रुपए इंटरेस्ट है ये पूरे 32,000 पे या पूरे 29,800 पे क्यों लगेगा? 8,000 तो आपने हाथों हाथ पेमेंट कर दी ना आज, तो 8,000 पे तो आपका इंटरेस्ट माफ हो गया। तो इंटरेस्ट पहले साल लगेगा 21,800। ये समझ आ गया? आपका कैश प्राइस जो था वो 29,800, 32,000 को भूल जाओ एक मिनट के लिए। आपका मशीन का प्राइस था 29,800, आपको 29,800 का इंटरेस्ट जोड़ता रहेगा तब जाके तो वो 32,000 बनेगा। 29,800 पे इंटरेस्ट ऐड कर करके ही तो 32,000 रुपए बना है। तो 29,800 का आप 8,000 माइनस कर दो, क्योंकि आपने आज ही पे कर दिया। अगर आप आज बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करते तो पूरे 29,800 का इंटरेस्ट बनता 5%। क्योंकि 29,800 आपने आज ही पे कर दिया है, उसमें से अपना 8,000 आपने आज ही पे कर दिया, उसमें से आप माइनस कर दो। आपका सिर्फ 21,800 रुपए का पहले साल का इंटरेस्ट बनेगा एक साल बाद। एक साल बाद जो आपको देना, अगले साल जो पहली किस्त जाएगी 8,000, यानी कि उस 8,000 में 21,800 का 5% होगा और बाकी का मेन अमाउंट होगा। तो 21,800 का इन्होंने निकाला इंटरेस्ट। 21,800 का मल्टीप्लाई बाय 5%, ये आया 1,090। इसका मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट गई है डाउन पेमेंट के बाद एक साल बाद, वो 8,000 गई है। उस 8,000 में से 6,910 आपका मेन अमाउंट गया है और 1,090 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट गया है। ये एक पहला है डाउन पेमेंट 8,000, फिर पहली पेमेंट है एक साल बाद 8,000, दूसरी पेमेंट है 2 साल बाद 8,000, तीसरी पेमेंट 3 साल बाद 8,000। पहले वाला 8,000 पे तो इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हुआ, वो तो सीधा सीधा आप 29,800 कैश प्राइस में से माइनस कर दो आज ही। उसमें बचा आपका 21,800। ये जो 21,800 है इसके ऊपर पूरे साल का 5% इंटरेस्ट लगा, जो कि आया आपका 5%, 1,090 रुपए। अब इसका मतलब जो एक साल बाद 8,000 की पेमेंट गई है, उस 8,000 के अंदर 6,910 जमा 1,090, ये 8,000 गया है पहली इंस्टॉलमेंट में। समझ में आई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कैसे गई है? 6,910 रुपए प्लस 1,090 रुपए इज इक्वल टू 8,000 रुपए, ये पहली किस्त गई। तो पहली किस्त में आपका 6,910 आपका अमाउंट है, मेन अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, और 1,090 रुपए आपके इंटरेस्ट अमाउंट। अब आइए अगले साल, अब आपका जो मेन अमाउंट है वो 6,910 रुपए गया है, तो 21,800 की मशीन बची थी, उसमें से 6,910 रुपए और माइनस कर दो दूसरे साल के लिए। यही किया इन्होंने। अब इन्होंने 21,800 का जो पैसा बचा था उसमें से 6,910 फिर माइनस की। अब 8,000 बोलोगे आप माइनस करो, 8,000 कर नहीं सकते क्योंकि 1,090 तो इंटरेस्ट था, वो क्यों माइनस करोगे? 6,910 रुपए माइनस करे तो बचे 14,890। अब आपने 14,890 का निकाला 5%, विच इज 745। अभी जो 745 रुपए हैं ये आपके अगले 8,000 में लगे। तो अगले 8,000 में इंस्टॉलमेंट कैसे गई? इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपका गया 7255 रुपए, जमा 745 रुपए आपका इंटरेस्ट गया। तो यानी कि जो 2 साल बाद जो दूसरी किस्त गई है 8,000 रुपए की, उसमें 7,255 मेन अमाउंट है और इंटरेस्ट मात्र 745 रुपए, वो जमा करके 8,000 रुपए गए। अब तीसरे साल के लिए क्या होगा? आपका जो मेन अमाउंट था 14,890 बचा था, उसमें से आप ये 7255 फिर माइनस करो, तो आपका अमाउंट बचा 7,635 रुपए। अब 7,635 का या तो निकाल लो अमाउंट, या जो लास्ट बचा वही अमाउंट होगा ना, या तो इसका 5% निकालो, या आप 8,000 में से 7,635 माइनस कर दो, तो 365 रुपए आपका लास्ट वाला इंटरेस्ट बचा। आप इससे ये देखोगे कि आपके 3 साल में जो अमाउंट जा रहा है वो पहले इंस्टॉलमेंट, मैंने आपको क्या बोला था, इन इंस्टॉलमेंट वाले प्लान में पहली किस्त में हमारा सबसे कम अमाउंट जाता है, दूसरी किस्त में ज्यादा अमाउंट जाता है, तीसरी किस्त में ज्यादा अमाउंट जाता है। मेन वाला अमाउंट हर किस्त में बढ़ता चला जाता है, और वो जो इंटरेस्ट प्राइस होता है वो हर किस्त में कम होता चला जाता है, क्योंकि पहले महीनों में हमसे वसूल लिया जाता है मैक्सिमम इंटरेस्ट। तो देखो पहले महीने इंटरेस्ट लगा 1,090 रुपए, पहले साल इंटरेस्ट लगा 1,090 रुपए,
सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कम हो गया 745 रुपए, तीसरे ईयर का और कम हो गया 365। यही लोन में होता है, यही इंस्टॉलमेंट प्लान में होता है, यही हायर परचेज प्लान में चल रहा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आए, इन्होंने एक तरीके से बता दिया टेबल बना के कि आपको मशीन जो कैश प्राइस है वो कैसे घट रहा है साल दर साल। 29,800 में से डाउन पेमेंट आपने माइनस करी, फिर 21,800 का बचा। 21,800 के बाद आपने माइनस करा जो पहले साल का पैसा, वो 6,910 की मशीन मतलब माइनस की, तो 14,890 की मशीन बची। 7255 फिर माइनस किया तो 7635 की मशीन बची। ऐसे करते करते आपकी मशीन का प्राइस उन्होंने घटाया। बाकी इंस्टॉलमेंट प्राइस आपका हर बार 8,000 गया है और डाउन पेमेंट भी 8,000 गई है। और इस 8,000 का आपको बस ये ब्यौरा निकालना है, डिटेल निकालनी कि 8,000 में कितना अमाउंट है नॉर्मल और कितना अमाउंट है इंटरेस्ट। तो पहले साल 8,000 में है 6,910 प्लस 1,090। दूसरे साल 8,000 में है 7255 प्लस 745 रुपए। तीसरे साल 8,000 रुपए के अंदर है 7635 प्लस 365। ऐसे 8,000 रुपए गया। ये आपका हायर परचेज सिस्टम है, इसी को ही आगे पीछे करके, एडजस्टमेंट को आगे पीछे करके यही करना है आपको। इसकी एंट्रीज करनी है, एंट्रीज दिखानी है। ट्रांजेक्शन मतलब ये तो छोटा क्वेश्चन है, यही आपको वर्किंग नोट में बना के आपको दिखानी है ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन कैसा आता है एक्चुअली में न्यूमेरिकल, वो आता है ऐसा वाला कि जो आपको जर्नल एंट्री करनी है, जैसे आपने पढ़ा कंसाइनमेंट में और ज्वाइंट वेंचर में, वैसा ही है ये रही जर्नल एंट्री। कि सबसे पहले जब मतलब कोई हायर परचेज सिस्टम में जब वो एसेट खरीदता है, हायरर जो बायर होता है, वो कैसे एंट्री करेगा, व्हेन द एसेट इज परचेज्ड ऑन हायर परचेज, तो वो एसेट डेबिट टू हायर वेंडर करेगा। नॉर्मल है, कोई फर्नीचर आपने परचेज किया कैश पे तो फर्नीचर टू कैश, उधार पे तो फर्नीचर टू पार्टी, वही तो किया है, एसेट टू हायर वेंडर। ठीक है, कैश डाउन पेमेंट आपने कर दी थोड़ी सी तो वेंडर टू बैंक अकाउंट, मतलब जो भी आपने जिसको पैसे पे किया है वेंडर टू बैंक अकाउंट। तीसरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट लगा है, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, इंटरेस्ट आपका खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, इंटरेस्ट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड वेंडर टू बैंक अकाउंट, कि वेंडर को आपने पैसे पे कर दिए बैंक से। ऐसे मशीनों की बात होगी, ये जो हायर परचेज सिस्टम है इसमें मशीन मशीन की बात चलेगी। मशीन पे लगता है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी दिखाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन टू एसेट, वो तो पहले की एंट्री, डेप्रिसिएशन जब किसी एसेट पे लगता है तो एसेट घटता है और डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, वो अमाउंट डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर वो ट्रांसफर हो रहा है तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, इस तरीके से चलेगा। तो ये जो वो है इलस्ट्रेशन है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर बताया गया है। वैसे क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन और देख लो बस। देखो एबीसी लिमिटेड बॉट खरीदती है मशीन 1/1/2016 को XYZ लिमिटेड से। यहाँ पे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन लगाने हैं, आपको इंटरेस्ट लगाने हैं, तो वही 6 महीना 4 महीना ये सब कर दिखेगा आपको करने के लिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। XYZ लिमिटेड से 1/1/2016 को एबीसी लिमिटेड ने परचेज किया अंडर, तो XYZ लिमिटेड आपका क्या हो गया, वेंडर। एबीसी कौन हो गए, आप खुद, तो एबीसी का नाम आप कहीं नहीं लेंगे, आप XYZ, 2 मिनट, XYZ लिमिटेड जो होगा वो आपका वेंडर होगा। ठीक है, तो अंडर अ हायर परचेज सिस्टम ऑफ पेमेंट अंडर विच 3 इंस्टॉलमेंट एनुअली, ये बनती है 2412 वुड बी पेड, मतलब 2412, 2412, 2412, 3 भाग में पे करोगे आप, 2412 मल्टीप्लाई बाय 3, देर इज नो डाउन पेमेंट, तो 2412 मल्टीप्लाई बाय 3 टोटल पेमेंट मानिए। ठीक है, एंड द कैश प्राइस इज 6,000, ये 2412 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6,000 से ज्यादा आया तो बाकी का इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 10%, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन जैसे पहले दिया था उसकी तरह, और डेप्रिसिएशन भी दे दिया 20% पर एनम, वुड बी चार्ज ऑन स्टेट लाइन बेसिस, यानी सिंपल मेथड होगा, परचेज प्राइस पे ही हमेशा चार्ज होगा। परचेज प्राइस माना जाएगा 6,000 रुपए, ये जो 2412 इंटू 3 करके जो पैसा आएगा वो आपका परचेज प्राइस नहीं माना जाएगा, वो तो इंटरेस्ट ऐड कर करके आपका प्राइस माना जाएगा। ठीक है ना, तो आपको दिखाना होगा मशीनरी अकाउंट। देखो, तो हमें इससे डेटा क्या समझ में आया कि एक तो डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2016, डाउन पेमेंट है 0, इंस्टॉलमेंट प्लान है आपका 3, इंस्टॉलमेंट प्लान है आपका 3, डेट ऑफ विच इंस्टॉलमेंट बिकम ड्यू वो 31 दिसंबर होगी, 16, 17, 18, 3 साल की। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर है। कैश प्राइस 6,000 है, हायर परचेज प्राइस 7236 रुपए है, तो आपका नंबर ऑफ मोड ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट है 2412 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आपको दिखानी है इस तरह से प्रॉपर, और फिर मशीनरी अकाउंट एंड में बना देना।
जनरल एंट्री कैसे, सबसे पहले तो आपकी मशीन की खरीदने की एंट्री, रियल प्राइस, जब तक खरीदोगे नहीं आगे इंटरेस्ट वगैरह वगैरह कैसे होगा। सबसे पहले बाय करने की एंट्री, पहली एंट्री जनवरी 1 को मशीन टू पार्टी, ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है। मशीन अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड 6,000 रुपए। अब उस पे इंटरेस्ट लगेगा 1 साल का। मशीन बाय कर ली तो अगला एक्शन क्या है, 1 साल बाद इंटरेस्ट लगाइए। तो आप December 31 को इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट टू XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो 600 रुपए लगेगा क्योंकि 6,000 रुपए पे इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो वो 600 रुपए लगेगा, और कैसे लगा है, 10% था इंटरेस्ट दिया था हमें क्वेश्चन में। तो 6,000 का 10% आया 600 रुपए, 600 रुपए आ गया इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन बोला गया है कि पर एनम डेप्रिसिएशन भी काटना है, तो डेप्रिसिएशन टू मशीन ये कटेगा। तो डेप्रिसिएशन का डेबिट टू मशीन 6,000 रुपए का 20%, 10% 600 रुपए आता है, 20% डबल कर लो 1,200 रुपए। तो 1,200 रुपए 6,000 रुपए का निकला, ये भी आ गया। 31 दिसंबर को ही XYZ लिमिटेड को पैसे पे करने हैं हमको, खाली डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना, खाली इंटरेस्ट नहीं दिखाना, इंटरेस्ट के साथ अमाउंट भी देना है 2,412 रुपए। तो XYZ लिमिटेड टू बैंक 2,412, ये तो इंस्टॉलमेंट पहली वाली दिया ही था, पहली वाली इंस्टॉलमेंट पे कर दी 1 साल बाद। अब 31 दिसंबर को आपको अपना P&L भी क्लोज करना है, मतलब हर साल P&L क्लोज करते चलना है कि इस साल मेरे को खर्चा क्या हुआ, ठीक है, या इनकम क्या हुआ, मेरे को इस साल इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, ये दोनों मेरे खर्चे हैं। 600 रुपए भी मेरा खर्चा हुआ लॉस हुआ, 1,200 रुपए भी मेरा खर्चा हुआ लॉस हुआ। 1,200 मैंने घटाए हैं अपने डेप्रिसिएशन में से, जो हमारे P&L में डेबिट में लिखा जाता है। इंटरेस्ट मेरे को चार्ज हुआ है जो P&L के डेबिट में लिखा जाता है। तो P&L डेबिट 1,800 रुपए टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन 1 साल। अब ये जो आप एंट्री देख रहे हो ना, ये चार, ये रिपीट करनी है आपको 3 साल तक। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इनको पैसा देना 2,412 का, और P&L की एंट्री, चार का सेट बना लो। अब देखो अगला अगला साल 2017 में क्या होता है, इंटरेस्ट टू XYZ लिमिटेड 418 इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि वो जो प्राइस बचा होगा 4,188 रुपए, अब का 10% इस पे लगेगा, ठीक है। तो 418 रुपए लगा इंटरेस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन 1,200, तीसरा 2,412 की इंस्टॉलमेंट, और पांचवा मतलब चौथी एंट्री आपकी P&L। ये चार एंट्री टोटल होती रहेगी हर साल। तो ये P&L में आपके इंटरेस्ट गया 418 और 1,200 रुपए का डेप्रिसिएशन। अब अगले साल क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्सवाइजेड 218 रुपए, क्योंकि अब वो 2,194 अमाउंट बचा है, उसके ऊपर 10% लगेगा, 218, डेप्रिसिएशन 1,200, 2,412 की EMI, और P&L में ट्रांसफर। ये चार चार के सेट आपने 3 बार दिखा दी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट पे करना पार्टी को, और उसके बाद P&L में ट्रांसफर। अब अगर आपको लेजर बनाने को बोलेगा तो मशीन अकाउंट में आपको ऐसे करके दिखा देना है। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर का याद करो, मशीन के अकाउंट में इंटरेस्ट की एंट्री नहीं आती, इंटरेस्ट का मशीन से कोई लेना देना ही नहीं है। इंटरेस्ट आपका एक एक्स्ट्रा में लॉस हुआ है जो P&L के डेबिट में लिखा जाएगा, मशीनरी अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट का कोई वैल्यू नहीं लिखा जाएगा। मशीन में सिर्फ डेप्रिसिएशन घटेगा, उसकी सेल की एंट्री, उसकी परचेज की एंट्री, जो आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा था वही हुआ। 6,000 की मशीन खरीदी, 1,200 रुपए का आपने डेप पे किया, 4,800 बचा, 4,800 में से फिर 1,200 का आपने डेप्रिसिएशन घटाया, 3,600 बचा, 3,600 में से फिर 1,200 घटाया, 2,400 बचा। ऐसे करके मशीन आपको शो कर देनी है, क्वेश्चन इस तरह से खत्म, समझ गए। और वर्किंग नोट पे बना के दिखा देना है कि इंटरेस्ट 10% कैसे आया 3 साल का, जो 3 बार आया अलग। ये क्वेश्चन होता है, इस तरीके से ही करना होता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो मैं भेज देती हूँ, इतना आप लोग ट्राई करिए। हायर परचेज की एक क्लास और जाएगी, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो सर की क्लास है कल, हाँ तो फिर डेली है ये वाला, तो कल भी आना।